अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज इस खबर से मुल्क की मैशत चल पड़ी है। अच्छा वक्त आ रहा है, मुल्क इस वक्त ठीक जगह पर खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रश्कई इक़्तिसादी जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कहा कि वो कहते थे घबराना नहीं तो अवाम घबरा जाते थे। मुश्किल वक्त आते रहते हैं, जिस तरह हम कोरोना से निकले शायद ही 3-4 मुल्क निकले हों। उनका मजीद कहना था कि GDP ग्रोथ पर मुखालिफिन बेहरान है। हम धांधली से जीतने वाले नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि लॉकडाउन ना लगाने का फैसला बरवक्त किया। लॉकडाउन के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। अगर लॉकडाउन लगा देता तो आज भारत जैसा हाल होता। सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है। पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जी लॉकडाउन लगा दो। अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है। हमने लोगों को गुर्बत से भी बचाया, इकॉनमी हमने बड़ी जल्दी खोल दी, एग्रीकल्चर को बिल्कुल रोका नहीं, और साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन उससे अपने लोगों को भी बचा लिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। एग्रीकल्चर है, इसके अंदर तारीख बनी है। चावल की, मकई की, गंदम की, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। उसकी वजह से खुशहाली आई है। देहातों के अंदर ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है, मोटरसाइकिलों की सेल हुई है, गाड़ियों की सेल्स हुई हैं, खाद रिकॉर्ड हुई है। सारे मुल्क की इकॉनमी उठनी शुरू हो गई और साथ इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। कौम को ये भी कहना चाहता हूँ, अच्छा वक्त आ रहा है। खतरा ये है कि हमारी जैसी जैसी इकॉनमी ग्रो कर रही है, करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हमारे मुल्क से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। इससे हमने अब बचना है। साथ साथ हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। अब इन्वेस्टमेंट आ गई है, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो इंडस्ट्रियल जोन से इंशाल्लाह एक्सपोर्ट शुरू होगी। फिर हम बच जाएंगे कि जो हर थोड़ी देर के बाद जब हम ऊपर जाने लगते हैं हमारा करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल जोन से इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कि हमें फिर इस ट्रैप में ना फंसना पड़े। 16% अवाम खाने पीने की अशिया के हुसूल में मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा आज पाकिस्तान रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है। इमरान खान अवाम से सब छीन रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क की वो वाहिद जमात है जिसकी मुआशी पॉलिसियाँ अवाम दोस्त हैं। नौजवानों को पीपल्स पार्टी ही रोजगार फराहम कर सकती है। बिलावल भुट्टो का मजीद ये कहना था कि 3 सालों में तीसरा मुशीर खजाना ले आए। FBR के 4 और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 चेयरमैन बदल दिए, मगर इमरान खान मैशत में सुधार ना ला सके। इमरान खान के टीम वर्क का ये आलम है कि मुआशी टीम एक दिन फैसला करती है और अगले दिन काबीना उस फैसले को मुस्तरद कर देती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि 16% अवाम खाने पीने के अशिया के हुसूल में मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आज पाकिस्तान रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है। छोटे मियां नाराज, बाजरा जानिए कुछ देर बाद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नया रोड मैप तय किया जाए जिसमें शफाफ इलेक्शन हो, आज़ाद अदलिया हो, तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो नवाज शरीफ साथ मिलकर काम करने को मान जाएंगे। कौमी मुफाद के लिए नवाज शरीफ के पांव पकड़ने को भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी से मुतालिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान के सख्त मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ नाराज हो गए। सख्त बयानात से नून लीगी सदर की कोशिशों को धचका लगा है। ऑपोजिशन लीडर के करीबी लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देना भी दुरुस्त नहीं समझते हैं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। नून लीग में सर्द जंग वाजे होने लगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में थे कि इसी दौरान मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी के बयानात आड़े आ गए। दोनों रहनुमाओं ने PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी के दरवाजे बंद होने की बात कर दी। इस सूरत हाल में लीगी सदर की कोशिशों पर मनफी असर पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने करीबी रुफ़का से गुफ्तगू के दौरान नाराजगी का इजहार भी किया है। लीगी ज़राए के मुताबिक नून लीग में शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा ये समझते हैं कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर शो काज करना गैर जरूरी था। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि मुफाहमत के ख्वाहिशमंद लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे देने पर तैयार नहीं थी तो इन्हें क्यों मजबूर किया गया। शहबाज शरीफ अब भी पीपल्स पार्टी से मामलात बेहतर करने के लिए कोशा हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज अहम मुलाकात होगी। PDM इजलास और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी।
मुलाकात फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। दोनों रहनुमा मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM की तकसीम के मामले का जायजा लेंगे। PDM के इजलास के हवाले से भी मुशावरत होगी। फजलुर रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के एजाज में इशाइया भी देंगे। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का नून लीग के साथ मुफाहमत की सियासत के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। समा को इंटरव्यू देते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मुफाहमत का नुकसान हुआ। PDM में वापसी की भी मुखालिफत कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बीबी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो वो हमसे जवाब मांगे। हम जवाब दें अपनी आवाम को, हम जवाब दें जियालों को। और मरियम बीबी ने तो काफ़ी सारे जवाब देने हैं, वो जवाब मांगने चल पड़ी हैं। जिन पत्थरों को हमने अता की थी ज़िंदगी, उनको ज़ुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। जब उन्हें बोलना सिखाया तो उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी और ANP अगर नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि PDM का वजूद जो है वो बाकी रह जाता है। बस एक नाम है जिसको वो लेके चल रहे हैं। PDM पीपल्स पार्टी के साथ ही है। मैं मुस्तकबिल में सियासत भी हमजा शरीफ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की देख रहा हूँ। मरियम बीबी तो इस कश्ती का वो मलाह है जो खुद कश्ती डबोना चाहता है। शहबाज शरीफ ने बड़े नशेबो फराज देखे हैं सियासत के अंदर। उन्होंने जलावतनी भी काटी है, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनका वो जो टेम्परामेंट था ना, पेट फाड़ दूंगा, सड़क पर घसीटूंगा, उल्टा लटका दूंगा, वो काफ़ी कुछ इस बयानिए से सीख चुके हैं। मरियम बीबी ने अभी देखा कुछ नहीं है। मरियम बीबी ने वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद सुख दे। इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी भी सीख जाएंगी और बयानिया जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ही होगा। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की शदीद मुखालफत और एहतजाज के बावजूद कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तौसीक की करारदाद मंजूर कर दी गई। अपोजिशन वाले कोरम की निशानदही करते रह गए। स्पीकर ने किसी की एक ना सुनी। करारदाद मंजूर होने के बाद इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही नून लीग के शेख फयाजुद्दीन ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर की हिदायत पर अरकान की गिनती की गई तो कोरम नामुकम्मल निकला। अली मोहम्मद खान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 4 माह की तौसीक की करारदाद पेश की। करारदाद मंजूर होने के बाद स्पीकर ने अरकान की गिनती की हिदायत कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। और नैब की जानिब से शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। नैब रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ मलिक को 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। बतौर साबिक वज़ीर तिजारत तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। ये बताया कि 2020 में नैब ने 323 अरब रुपए रिकवर किए। बात करेंगे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइए शुगर स्कैंडल की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और सालाना रिपोर्ट नैब की, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तलबियों का सिलसिला जारी है और दूसरी बार अब तलब किया गया है परवेज मलिक को। उनको साबिक वज़ीर तिजारत के तौर पर तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की गई है। उनको पहले भी तलब किया गया था और नैब की जानिब से कुछ उनसे तफसीलात मजीद मांगी गई हैं। ये एक पेशरफ्ती। इसके साथ आज चेयरमैन नैब ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत सालाना रिपोर्ट जो है वो सदर मुमलिकत को पेश कर दी है और नैब की जानिब से ये बताया गया है सदर आरिफ अलवी को कि 2020 के दौरान नैब ने रिकॉर्ड 323 अरब रुपए बरामद किए हैं, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने नैब की काविशों को सराहा भी है। साथ ही चेयरमैन नैब ने उन्हें यह भी बताया है कि गुज़श्ता साल के दौरान पहले से मौजूद 30,000 से ज्यादा शिकायत निपटाई गई, जबकि करप्शन की 24,000 से ज्यादा मजीद शिकायत 2020 के दौरान मसूल हुई हैं। इसके दौरान जो है वो मुख्तलिफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, जबकि 323 अरब रुपए लूटे के जो थे वो बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए गए हैं और करप्ट नासिर के खिलाफ 136 नए रेफरेंस भी दायर किए गए हैं। ऐसा चेयरमैन नैब की जानिब से बताया गया। तमाम सदर आरिफ अलवी का कहना था कि करप्शन को खत्म करने के लिए मजीद मौसर काविशों की जरूरत है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल रशीद। मुल्क की तरक्की की शरह बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं आइंदा साल GDP ग्रोथ 4.8% रहेगी। चाहता हूँ पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म हों, बड़ी ईद पर कोई कारोबारी बंदिश ना हो, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन पर तवज्जो बढ़ाना होगी। अभी
अभी एक बहुत बड़ा तूफान जो खड़ा हुआ वो ये तूफान खड़ा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि 3.94% ग्रोथ होगी, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक तो कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5-2% हुई है। फरवरी 2019 में मैंने कहा था 2 साल के बाद आई, ये तो हमने 2 साल बाद पहले बताया था आपको, ये अचानक नहीं आई है, ये कोई पॉलिसी थी, कोई सोच थी जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है। हमारा ग्रोथ एस्टिमेट 4.8% का है, उम्मीद है इससे भी बेहतर होगा। इसी रिपोर्ट के अंदर जिसमें 3.94% वाले हमने नंबर रिलीज किए, उसी रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि पिछले साल हमारी 0.47% मनफी थी ग्रोथ। मैं तो चाहता हूं कि बगैर किसी SOP के सारी मार्केट खुले। मैं चाहता हूं 24 घंटे मार्केट ओपन हो, कोई भी सेफ डे ना हो। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन को ऊपर ले जाएंगे उतनी जल्दी हमारे पास बतदरीज ये बिल्कुल पाबंदियां खोलने का अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये अब महीनों नहीं, ये हफ्तों की बात है। और टारगेट में जो देखना चाहता हूँ, अगली जो हमारी बड़ी ईद हो उसके अंदर कोई बंदिशें ना हो मार्केट के अंदर, और आप बिल्कुल खुले हुए हों काम करने के लिए। ये यकीन है NCOC पूरी आपको भरपूर मदद फराहम करेगी। आपकी अगर लीडरशिप होगी, आपके जरिए हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ फैमिलीज नहीं, टारगेट्स भी सेट कर देते हैं कि अच्छा क्या वैक्सीनेशन लेवल हम हिट करेंगे तो उसके साथ क्या बंदिश हम उठाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी अगले चंद हफ्तों के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्ते के अंदर, किस तरीके से हमने बतदरीज जो है वो बंदिशें खत्म करते चले जाना है। जबकि लीगी रहनुमा आजमा बुखारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली, शहजाद अकबर FIA के दफ्तर क्यों गए थे, उनका FIA के दफ्तर में क्या काम। अगर शहजाद अकबर जहांगीर तरीन को NRO देना चाहते हैं तो उन्हें अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आजमा बुखारी ने आने वाले बजट को IMF का बजट भी करार दे दिया। इनके इतने बड़े खांचे हों, वो रिंग रोड हो, वो आटा चीनी चोरी हो, वो जो मर्जी हो, एंटी करप्शन ने आज तक, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ छापा मारा। शहजाद अकबर साहब, वो सुना है कल FIA के दफ्तर आए हुए थे, तो FIA के दफ्तर क्या कर रहे थे? अभी तो वो भी स्टोरी समझ नहीं आई कि वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस भी जो है वो एक पूरी जमात गई थी, फिर अली जफर साहब FIA के दफ्तर भी गए थे, अब शहजाद अकबर साहब भी FIA के दफ्तर गए हैं। राजा रियाज साहब जो पार्लिमानी लीडर है नेशनल असेंबली में जहांगीर तरीन ग्रुप के, उन्होंने कहा मैं हल्फ देता हूँ कि जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई शहजाद अकबर के साथ, जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई अली जफर के साथ, उनके वकला के साथ, और उन्होंने कहा मैं भी वहाँ मौजूद था। अब ये मतलूबा सहूलत बाकियों को अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर शहजाद अकबर जहांगीर तरीन को NRO दिला रहे हैं तो शहजाद अकबर फिर खुद इस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। हमारे वजीर खजाना, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि बजट के अंदर IMF की शराइत पूरा करेंगे। ये IMF का बजट होगा। हमारा खून निचोड़ के अगर टैक्स इकट्ठा किया तो भाई क्या टैक्स इकट्ठा किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं PDM कुछ भी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इस्लामाबाद आए, कोई मसला नहीं, कानून हाथ में लिया गया तो कानून हरकत में आएगा। शेख रशीद ने एटमी धमाकों का क्रेडिट गौहर अयूब, राजा जफरुल हक और अपने आप को दे दिया। वज़ीर दाखिला रावलपिंडी में नालालाई के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान तुन के 5 साल गुजारेगा और ये PDM तीसरी दफ़ा बैठ जाए, चौथी दफ़ा बैठ जाए, आए जो कानून और आइन के तहत बतौर वजारत दाखिला हमारे पास इख्तियारात हैं, कानून का एहतराम करेंगे तो उनका एहतराम होगा। अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा फिर कानून हरकत में आएगा, वरना बिल्कुल वेलकम है, कोई मसला नहीं। 28 मई जो है वो पाकिस्तान की सलामती का दिन है और पाकिस्तान की दुनिया में एक पहली इस्लामी रियासत बनी है जिसमें हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया। मैं इसकी तारीख में नहीं जाना चाहता, लेकिन एटमी धमाका करने में मेरे मुखालिफ होने के बावजूद मैं राजा जफरुल हक साहब को और गौहर अयूब साहब को और ख़ुद शेख रशीद इसका क्रेडिट लेता हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वेस्टर्न ममालिक जो वेपन्स प्रोवाइड करते हैं इजराइल को, उनको अब ये रीअसेस करना होगा कि उनके हथियार पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हों इस तरीके से कि इंटरनेशनल कवानीन वायलेट हों। तो अब इस कमीशन क्या करेगा? 3 चीज़ें इजराइल कर रहा है इस वक्त। एक, सेटलर कलोनियलिज्म। क्या होती है सेटलर कलोनियलिज्म? जिधर आप जो लोकल रहने वाले हैं जैसे पैलेस्टीनियंस हैं, उनको आप धक्के जोरी उनकी ज़मीनें कब्जा करते हैं, उनके घर कब्जा करते हैं, उनको आप निकालते हैं। तो पहली चीज़ वो कर रही है डिस्पोजेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, डिस्प्लेसमेंट।
दूसरा अपार्थाइड रजीम हो है ये हुकूमत, नस्ल परस्त, ये वो इजरायली हुकूमत इस वक्त नस्ल परस्त हुकूमत है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज होती हैं, जो ममालिक ऑक्यूपेशन फोर्स होते हैं या ऑक्यूपेशन की हुकूमत होती है, उन पे 4th जिनीवा कन्वेंशन लागू होता है। उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आप लोगों को उनके घरों से नहीं निकाल सकते, आप उनको ऑक्यूपाइड टेरिटरी से कहीं और नहीं ले जाके जेल में बंद कर सकते, आप उनके खिलाफ मैस ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। तो ये 4th जिनीवा कन्वेंशन और बहुत सी ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन जैसे ICCPR वगैरह ये लागू होती हैं इस इशू पे, और इजराइल इस वक्त ये वायलेट कर रहा है सारी चीज़ें। दूसरा, नॉन ट्रांसपेरेंट मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं जिसमें पैलेस्टीनियन सिविलियंस की हो रही है, बिकॉज देयर इज नो पैलेस्टीनियन आर्म्ड फोर्स, सारे सिविलियंस हैं, उसमें बच्चे भी हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एक 14 साल बच्ची को सेंटेंस हुआ था, पैलेस्टीनियन लड़की को जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको जेल भेजा गया, उसने काफ़ी अरसा जेल में गुजारा। तो ये वॉर क्राइम्स हैं 4th जिनीवा कन्वेंशन के तहत, और जो इजराइल कर रहा है वो वॉर क्राइम है, एथनिक क्लेंजिंग है। और एक और चीज़ जो अब इजराइल ने शुरू की है कि इस्लाम की फेथ पे अटैक किया है। जब उन्होंने रमज़ान में अजान रोकने की कोशिश की अल-कुद्स मॉस्क में, जब उन्होंने रोज़ेदारों को रोज़ा नहीं खोलने दिया कोर्टयार्ड में मस्जिद के, ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस पे अटैक नहीं है, ये अब फेथ ऑफ इस्लाम पे भी डायरेक्ट अटैक किया गया है। और इस वास्ते ये जो कमीशन अब बनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहती जाऊँ कि ये मॉडल रेजोल्यूशन का और ये कमीशन और जो इस पे इसको पावर्स दी गई हैं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान को ये प्रेसिडेंट सब बन गया है। तो पाकिस्तान को जिसकी OIC की सपोर्ट में जो इन्होंने रेजोल्यूशन पेश की, पाकिस्तान को इसी तरह की रेजोल्यूशन हिंदुस्तान और कश्मीर पे भी अब पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट्स है। और मैं आपको याद कराती जाऊँ, UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स हैं कश्मीर पे, जिसमें एनी हाउ लिखा हुआ है कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाए इंडिपेंडेंट। तो पैलेस्टाइन पे ये बहुत अच्छी बात हुई है कि बन गया है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर पे भी पाकिस्तान उतना ही एक्टिवली OIC से सपोर्ट ले। और ये मैं अब बताती जाऊँ, बहुत ममालिक हमें इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, यूरोपियन ममालिक करते हैं, और पाकिस्तान पे बहुत सी बातें होती हैं। ये इंसानी हकूक़ की बात हो रही है, जुल्म और तशद्दुद की हो रही है इजराइल में। तो इधर किन ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक, जर्मनी ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया है, फ्रांस ने एब्सटेन किया है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया ने इसके खिलाफ वोट दिया है, चेक रिपब्लिक ने वोट इसके खिलाफ दिया है। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जिनेवा में गुज़श्ता रोज़ अहम करारदाद मंजूर हुई है। फ़लस्तीन से मुतालिक पहले भी करारदाद मंजूर हुई है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 20,607 हो गई। 2,482 केसेस रिपोर्ट भी हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.80% रही। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में असातिज़ा की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर तालीम का कहना है कि 7 जून को स्कूल खुलने से पहले तमाम असातिज़ा और अमले को वैक्सीन लगा देंगे। इसी पर रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का मिशन पंजाब हुकूमत ने एक और खुसूसी सेंटर बना दिया। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के उसातिज़ा और अमले को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। अब तक पंजाब ने 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। कोरोना का तोड़ 2 चीज़ें हैं, एक SOPs ऑब्जर्व करना, उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगाना।
सेंटर में मुख्तलिफ डेस्क बनाए गए हैं जहां डॉक्टर, ड्यूटी नर्सिस और दीगर मेडिकल अमला मौजूद है। वजीर तालीम के मुताबिक यहां आने वाले उसातिज़ा को बिला ताख़ीर वैक्सीन लगाने का मुकम्मल इंतजाम है। इंशाअल्लाह ताला हम 7 जून को स्कूल खोलने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे पहले सब टीचर्स वैक्सीनेट हो जाएं। महकमा सेहत की जानिब से इस सेंटर पर रोजाना 1000 से 1500 तक वैक्सीन की खुराकें सप्लाई की जाएंगी। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। कराची में IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें शिकारपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। IG सिंध ने जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। तो गुज़श्ता कई रोज़ से कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है, जिसमें नई हिकमत अमली के साथ इस वक्त पुलिस की जानिब से आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में पेशरफ्त यह है कि कराची में IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें शिकारपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन से मुताल्लिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई। IG सिंध ने जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि कई अहम मुलाकातें भी हुई पुलिस एहलकारों की भी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, बताइएगा। जमजम सईद से रब्ता कायम करेंगे। कराची से एक खबर है जहां पर IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें शिकारपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। IG सिंध ने जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला की जानिब से विज़िट भी किया गया था कराची का, जिसमें वज़ीर आला सिंध के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी और ये यकीन दहानी दी गई थी उनकी जानिब से कि न सिर्फ रेंजर्स की मुआवनत पुलिस को हासिल होगी, बल्कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो भी सिंध पुलिस उसका इस्तेमाल कर सकती है। कातिल इंतहाई शातिर था या फिर तफ्तीशी टीम नाअहल निकली? बेटे के सामने खातून को कत्ल करने वाले मुलजिम का 3 माह बाद भी कुछ पता न चल सका। कमसिन बेटा उस कार को छूकर मां को याद करता है जिस पर फायरिंग करके नाइला की जान ली गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। ईद वाले दिन कहना सी मुझे मोमा ला के दो, कहां से मोमा ला के दो। 19 फरवरी की सुबह शालीमार के इलाके में नामालूम मुलजिम ने कार पर फायरिंग की और 36 साला खातून को कत्ल कर डाला। वारदात मकतूला के 5 साला बेटे आर्यान की आंखों के सामने हुई। जाए वकुआ पर मकतूला की कार आज भी खड़ी है और कमसिन बच्चा इसके पास रोजाना इस आस पर जाता है कि शायद उसे अपनी मां मिल जाए। 14वें स्केल की सरकारी मुलाजमा नाइला को क्यों और किसने कत्ल किया, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। नाइला ने शौहर की वफात के बाद दूसरी शादी की थी। मकतूला की वालदा को शुबा है कि दूसरा शौहर कत्ल में मुलव्विस है, लेकिन 3 माह से थानों के चक्कर काटकर नुसरत बीबी अब थक चुकी हैं। तो मुझे इंसाफ दे, इन बच्चों को इंसाफ मिले, इसको इसकी पेंशन मादी मिले, इनको इंसाफ मिले, उन मुलजम नु फड़न। मकतूला के मोबाइल फोन समेत दीगर शवाहिद की बुनियाद पर होने वाली तफ्तीश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हो सकी। अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आ रही कि पुलिस की कोई बात भी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है कि वो इस केस को खुद देखें और इसे खुद नोटिस लें और इनको इंसाफ दिलाएं। मकतूला नाइला के 2 बच्चे दूसरे शौहर फयाज की तहवील में हैं, जबकि आर्यान का वालिद वफात पा चुका है और मां के कत्ल के बाद उसकी कफालत बूढ़ी नानी के जिम्मा है। 1 साल के दौरान 80% कत्ल केसेस का सुराग लगाने की दावेदार पुलिस 3 माह गुजर जाने के बावजूद नाइला के कातिल का खोज नहीं लगा सकी, लेकिन अपने मां के कत्ल की वारदात आंखों से देखने वाला आर्यान आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्तान के नवा इलाके हामिदपुर कमरा में 3 बच्चों और उनके बाप की हलाकत का वाक़या तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुबैना तौर पर बच्चों को दिया जाने वाला जहरीला मवाद घर के अकब में गड्ढे से बरामद कर लिया गया है। अहम यह खबर है अफसोसनाक ये वाक़या हामिदपुर कमरा में पेश आया, जहाँ पर बाप और 3 बच्चों की हलाकत का ये मामला। और अपडेट्स इसमें यह है कि बच्चों को दिया जाने वाला जहरीला मवाद घर के अकब से मिला। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 3 रोज़ तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी। वालदा, उसके कज़न समेत दीगर अफराद से तफ्तीश जारी है। कुछ मौसम की सूरत हाल बताएं तो मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की लपेट है। कराची में बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि उमूमन मई और जून में कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहता है। इस बार भी कोई गैर मामूली तब्दीली देखने में नहीं आ रही। समा से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या बताना था, आपको सुनवाते हैं।
गर्मी जरूर है और फील भी ज्यादा होता है, लेकिन ये मामूल की चीज है, यानी ऐसे ही होता है, हमें हर साल ऐसे ही होता है मई और जून में। और उसी तरह से गर्मी पड़ रही है। कराची का आप मई का अगर याद हो तो एवरेज टेम्परेचर 35.5 होता है और ये 37 के आसपास जा रहा है। और बारिशों का फिलहाल इम्कान नहीं है, अलबत्ता ये कि ये अमूमन 15 से 20 जून तक इसी तरह की गर्म और मरतूब मौसम रहता है और फिर 20 जून के बाद कुछ क्लाउड ज्यादा आते हैं, सी भी स्ट्रॉन्ग स्पीड से चलती है, तो फिर इसमें कुछ रिलीफ आ जाता है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर आपकी बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त 30 मई बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे आपके सवालात होंगे और वज़ीर आज़म के जवाबात। इमरान खान से आपकी गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान से आपकी गुफ्तगू हो पाएगी 30 मई बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे आपके सवालात होंगे और वज़ीर आज़म के जवाबात। इमरान खान से आपकी गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार्रवाई। नौमौलूद को अगवा के बाद 3 लाख रुपए में फरोख्त करने वाली दाई बेटी समेत गिरफ्तार, बच्चा भी बाजियाब करा लिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अपने पहले बेटे को पहली बार गोद में लेने के लिए वकास को 58 दिन का इंतजार करना पड़ा है और वकास और अहलिया हिना के लिए इस इंतजार का एक एक दिन रोज जीने और रोज मरने जैसा था। 58 डेज के बाद मेरा बच्चा मेरी गोद में आया था। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे और मैं आपको बता नहीं सकता था, हम दोनों मियाँ भी ऐसे लग रहा था कि हम दुनिया में आ गए, नहीं तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे। वकास और इसकी बीवी को इस अजियत से गुजारने वाली वो दाई थी जिसकी खिदमत उन्होंने ज़चगी के लिए हासिल की थी। परवीन नामी दाई ने वकास के नौमौलूद बच्चे को गायब करके फरोख्त कर दिया और फिर हिले बहाने बनाती रही। मेरे सामने नहीं मगर मेरी वाइफ को, मेरी सास को, मेरे ससुर को यही बोलते रहे बच्चा मर गया, हमने दफना दिया। भाई कहाँ दफना दिया, उसकी बॉडी किधर है? बोले हम आपको नहीं बताएंगे। जब मैंने बच्चा जिस हालत में देखा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंसान है कि जानवर हैं ये लोग। किसका रखा हुआ था बच्चा? उन्होंने बच्चे को, पुलिस को देखते साथ ही बच्चा लपेट के नीचे टेबल के नीचे फेंक दिया था। नौमौलूद बच्चे के गायब होने के बाद वकास को तवील जद्दोजहद करना पड़ी। एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाता रहा, थाने की हदूद के बहाने करते रहे। कई हफ्तों बाद गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ मगर बाजियाबी में पेशरफ्त केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल के जाने के बाद हुआ। इसलिए वकास DSP AVLC नादिर शाह का मशकूर है। ये जी मेरा पहला बच्चा है, इसी वजह से इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वरी था। मैंने हर वो चीज़ की, हर वो रास्ता अपनाया, भाग दौड़ की कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं जब वो मेरा बच्चा बड़ा हो गया मैं उसको बताऊंगा कि बेटा तुम्हें ये सर थे जिन्होंने तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बाजियाब कराया और मेरे हवाले किया। दाई परवीन AVLC पुलिस से भी झूठ बोलती रही मगर दाई परवीन और इसकी बेटी अनम को अपने खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता हुआ नजर आया तो इनके पास इतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। 4 दिन बाद जब औरत ने बोला मेरा बच्चा किधर है तो इन्होंने बोला जी बच्चा तो हमारे पास नहीं, हमने दे दिया, बीमार था हॉस्पिटल में। मुख्तलिफ बातें इन्होंने करना शुरू की। लड़की के वालिदैन भी आए, उन्होंने पूछा तो वो कहने जी बच्चा फौत हो गया, दफना दिया, इस तरह की मुख्तलिफ बातें थी। उसका बाप कहता मुझे उसकी खबर ही बता दो, मुझे सब्र आ जाए। जब उसको ज़्यादा डराया धमकाया वो आई, उसने बच्चा गुलशन में ही जहाँ उसका घर है उससे 1-2 गली आगे शायद, वो भी कोई निजी क्लिनिक टाइप का ही है, मतलब ऐसी नॉर्मल से कोई, वहाँ से वो बच्चा रिकवर हुआ। जिस्मानी रिमांड के दौरान दाई परवीन ने पुलिस को बताया कि इसने वकास के नौमौलूद बच्चे का सौदा किसी बे औलाद जोड़े से 3 लाख रुपए में किया था। क्या वकास के बेटे का अगवा दाई परवीन की पहली वारदात थी या इससे पहले भी कर चुकी है? पुलिस बारीक बीनी से जायजा ले रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वो अपनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हर हाल में सेहत कार्ड से बेनिफिट उठाएंगी और हुकूमत पंजाब जो है उनको सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है उनकी सेहत के साथ जुड़ी जो मुश्किलात और मसाइल हैं उनको एक यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के ज़रिए, कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट करेगी। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगी, चूँकि बजट बन रहा है हमारा और उस बजट के अंदर हमें जो है वो
बार बार जैसा आप जानते हैं कि ये जो फिनंशियल ईयर था कोरोना की वजह से एक मुश्किल साल था और इस मुश्किल साल में हमने जो अहदाफ सेट किए थे, पंजाब का बजट जो था उसको हमने जब प्लान किया तो तरक्याती स्कीमें और गैर तरक्याती जो अखराजात थे उन सब को लहदा जब अब बजटरी सपोर्ट के साथ जोड़ के अनाउंस किया गया और इस असेंबली ने उसको पास किया, पंजाब असेंबली ने, तो उसमें अखराजात और वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से कुछ SOP सेट किए गए। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस एहतियात से और ज़िम्मेदारी से उन वसाइल को मैनेज किया गया उसकी बदौलत जो है वो गैर तरक्याती अखराजात में कटौतियाँ हुई, ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए और उस ऑस्टेरिटी ड्राइव का नतीजा ये निकला कि किसी जगह भी कोई सरकारी गाड़ी ना खरीदी गई, ना किसी जगह जो है जो कोरोना भी इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही पंजाब। जौहरी पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाने वालों को मुसल्लह फ़ौज और कौम का सलाम। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान ने 23 साल पहले खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को 6 एटमी धमाके किए थे और इस तरह दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत होने का एजाज़ हासिल किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।